हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आप क्लियर करते चलते होगे। ठीक है, प्रीवियस सीरीज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ प्रीवियस की। प्रीवियस देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस से काम चल जाएगा। प्रीवियस में जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उसके साथ और भी क्वेश्चन हम हल करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि बस 4 क्वेश्चन लगाए और बंद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं किससे पूछा गया है। कामैनी एक पुनर्विचार कृति के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर डेट पूछी गई है, वो भी उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछी गई है। तो आंसर हो जाएगा 1961। 1961 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामैनी एक पुनर्विचार यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। अगर हाँ, ये बात भी आपको याद रखना है, जब सिर्फ आपसे कामैनी रचना पूछी जाए तो आपको जयशंकर प्रसाद को लगाना है। कामायनी जब पूछा जाए, कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बदल गया है, कामायनी एक पुनर्विचार रचना किसकी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, जैसे धूमिल का पूरा नाम क्या है, जैसे आज्ञे का पूरा नाम क्या है। अगर आज्ञे का आपसे पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते आज्ञे लगाना है। जब मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछे तो गजानन माधव मुक्तिबोध को लगाना है। तो ये उन्हीं के द्वारा कामायनी एक पुनर्विचार रचना है जो कि उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ में क्या कहा जा रहा है। आलोचना ग्रंथ में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। कहानी इन्होंने लिखी है काट का सपना, डायरी भी लिखी है एक साहित्यिक की डायरी, काव्य संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा। ये रचना वीआईपी लगा लीजिए, बहुत ही अच्छी रचना है, आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि चांद का मुँह टेढ़ा। एनसीईआरटी में इसका अच्छे से जिक्र भी किया गया है। ठीक है, चांद का मुँह टेढ़ा, तो ये क्या है, काव्य संग्रह है और किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। नोट्स बनाइए और अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। जस्ट अभी हमने उत्तराखंड में पूछा गया था 2020 में पीजीटी में, अब ये जीआईसी में पूछा गया है 2012 में। वही उत्तराखंड ने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कामायनी एक पुनर्विचार विधा की दृष्टि से क्या है, तो क्या है, ये आलोचना है। राइटर कौन याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। और सिर्फ कामायनी महाकाव्य पूछा जाए तब आपको कामायनी को याद रखना है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित रचना को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये गजानन माधव बोध की रचना है और ये काव्य संग्रह है। तो जन्मदिन की धूप में ये इसमें संकलित नहीं है, जबकि एक स्वपन कथा है, भूल गलती है और ब्रह्म राक्षस है। ये डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में इसको पूछा गया है। इनके द्वारा और क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे। सिर्फ प्रीवियस लगाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस लगा रहे हो तो उसके साथ में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आप खुद से तैयार कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, कोर्स बेचने वाले तो धड़ल्ले के साथ कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, आपको सोचना है हमें किसका कोर्स ख़रीदना है किसका नहीं ख़रीदना है। आपको निःशुल्क क्लासें दी जा रही हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे पुकारती हुई पुकार, ये भी एक रचना है। ठीक है, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, एक अंतकथा, अंतःकरण का आयतन, मुझे कदम कदम पर, मेरे लोग, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, दिमाग की गुहांधकार और चमचम की चिंगारियाँ और एक स्वपन कथा। ये सारी की रचनाएं किसकी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। याद रखना है, चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संकलन में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब प्रतिबिंब की किस कविता में नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसमें नहीं में पूछा जा रहा है, ना कि हाँ में। जब नेगेटिव में पूछा जा रहा है तो सोच समझ के जवाब देना है। जैसे मेरे सहचर मित्र अंधेरे में, तो अंधेरे में यहाँ पर नहीं है, बाकी मेरे सहचर मित्र है और एक चौड़े ऊंचे टीले पर है और मुझे पुकारती, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबिंबित किया गया है। तो किस पुस्तक को प्रतिबिंबित कर दिया गया है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में इसको पूछा गया है। तो भारत इतिहास और संस्कृति को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इस पे आप आईएमपी लिख सकते हैं और कहीं इसको नोट डाउन कर सकते हैं या अपने दिमाग की मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ये आगामी और भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब इसको क्यों किया गया, थोड़ा इसके बारे में जान लें ताकि आपको रचनाएं, इतना सारा साहित्य पढ़ना है तो याद रहे। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबिंबित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। पहले तो आपको स्टेट में मध्य प्रदेश को याद रखना है, कौन सा, एमपी याद रखना है। किसकी बात हो रही है, गजानन माधव मुक्तिबोध की बात हो रही है, याद रखना है। पुस्तक कौन सी है, भारत इतिहास और संस्कृति। इसको प्रतिबिंबित कर दिया है। प्रतिबिंबित का मतलब है उस चीज़ को अमल में नहीं लाया गया है, मतलब उसको, उस पर रोक लगा दी है, उस पर आपत्ति है, यानी उस पर प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों किया है, तो यह एमपी सरकार ने किया है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है, तो एमपी को याद रखना है। दूसरा, इसके कितने अंशों को हटाकर पुनः प्रकाशित करने की बात की गई है, मतलब दोबारा इसको लॉन्च किया जाए। तो इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटा के आयोग ने ये कहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे दोबारा से प्रकाशित किया जाए। तो पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि ये इतिहास की पुस्तक नहीं है। इस अर्थ में समानता इतिहास में राजाओं और युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, उन्होंने दलित समाज के ऊपर जूठन को लिखा है। ऐसे बहुत सारे, बाबा साहब ने भी बहुत सारी किताबों को लिखा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से इसमें भी है, जो कि एमपी सरकार ने इस पुस्तक पे रोक लगा दी थी और कहा कि 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। अब इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको सही कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है। तो किस में है, अवधी भाषा में है और ये पीजीटी 2005 में इसको पूछा गया है। त्रिलोचन शास्त्री प्रयोगवादी कवि हैं। आपसे एक यही पूछा जाता है कि त्रिलोचनवादी किस युग के कवि हैं, तो ये प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम है, यानी कि रियल नेम है वासुदेव सिंह। और वासुदेव से आपको एक नाम और याद रखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने कल्प वृक्ष और राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिखे हैं, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल को भी याद रखना है। फिलहाल तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनका वास्तविक नाम क्या है त्रिलोचन का, तो वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली के अतिरिक्त अवधी भाषा में लिखी हैं। एक तो खड़ी बोली में लिखी है और दूसरी अवधी में लिखी है। और अवधी भाषा मैंने बता दी किधर बोली जाती है, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती साइड में अवधी भाषा बोली जाती है। अमोला ग्रंथ, जिन्होंने 2700 बरबे छंदों में अवधी भाषा में लिखा है। त्रिलोचन को सॉनेट कवि कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। त्रिलोचन को आपसे पूछा जाएगा किस कवि को सॉनेट कवि कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा त्रिलोचन। और त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो त्रिलोचन की ही काव्य रचना है। और 2021 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है हिंदी विषय से, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, त्रिलोचन की। और त्रिलोचन का नाम क्या है पूरा, क्या बताया मैंने, कमेंट में बताना लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाँ, त्रिलोचन से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं, जबकि योगांतर नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, संभावना ज़्यादा है। केदारनाथ अग्रवाल आग का आईना भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पर पाई, खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रगतिवादी कविता से है। किससे है? प्रगतिवादी कविता से है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो निराला जी की हैं। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला किस में आते हैं? प्रगतिवादी रचना में आते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? कुकुरमुत्ता से ली गई है। कुकुरमुत्ता है, अरुणिमा है, नए पत्ते है, बेला है, अर्चना है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ये भी क्वेश्चन 2021 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो मुक्तिबोध ने किया है, और मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछा जाता है तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, याद रखना है। मुक्तिबोध की रचनाएं देख लेंगे और नोट डाउन करना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई रचनाएं पूछ ली तो आप गलत करके नहीं आएंगे। काव्य संग्रह इनका चांद का मुंह टेढ़ा, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। भूरी भरी खाक धूल। कहानी संग्रह इनका काट का सपना, सतह से उठता आदमी। उपन्यास है इनका विपात्र। इन्होंने फैक्ट्रेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को बाबूर्जी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा, ये भी याद रखना है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, नहीं में पूछा जा रहा है, तो नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध तीनों प्रगतिवाद के हैं। मुक्तिबोध, दिनकर और नागार्जुन। कोई अगर नहीं है तो आज्ञे नहीं है। आज्ञे का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बास्तन आज्ञे, जो इनका पूरा नाम है। ये प्रगतिवाद के नहीं है तो किसके हैं? ये प्रयोगवाद के हैं। तो ये प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों अलग हैं, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, इसलिए बार बार एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ से देखेंगे मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, हम बता ही चुके हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर कहाँ आता है? एमपी में आता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनके अंदर। एक तो टीचर थे यानी अध्यापक थे, पत्रकार थे यानी मीडिया से में रहते थे, विशिष्ट विचारक थे, ठीक है, और कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत थे। कथाकार भी थे, याद रखना है। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई। किसकी बात हो रही? गजानन माधव मुक्तिबोध की। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? ये देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को याद रखेंगे। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो मुक्तिबोध ने लिखी है। वही क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं, तो टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। आगे थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं कि बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए भी एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। ये ऐसी लाइन भी अब पूछी जा रही हैं क्योंकि लेवल टफ हो गया है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कबीर की परंपरा का कवि किसे माना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर नामवर सिंह के अकॉर्डिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआईसी में पूछा गया है प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही की बात नहीं हो रही, सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये बात क्या है? गलत, और हमें गलती बताना है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? कल्पना और प्रवृत्ता, ये जो है विशेषता नहीं है। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षक में कौन आ जाएंगे? डॉक्टर रामविलास शर्मा को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षक प्रवृत्तियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति,
परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, ये भी याद रखना है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने गलत पूछा है। जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध और हरिवंश राय बच्चन। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा है। इसको भी याद रखना है, पूछा जाएगा कि युग की गंगा किसकी रचना है, तो आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल की है। आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार बनाकर जनसाधारण को सही किया। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो यहाँ पर इसके आंसर सी और डी हो जाएंगे। आग का झरना और युगधारा दोनों नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? अब देखिए यहाँ पर एक वास्तविक नाम, रियल नेम से क्वेश्चन बन गया कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बाबा के नाम से प्रसिद्ध, किस नाम से? बाबा। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। उनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। मधुबनी चित्रकला पूरे देश में फेमस है और मधुबनी एक ज़िला भी है जो कहाँ का है? बिहार का है, बिहार में पड़ता है। और बिहार की चित्रकला जो है, जो मधुबनी चित्रकला है, वो पूरे देश में फेमस रहती है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन ने 1935 ईस्वी में दीपक, जो एक मासिक पत्रिका थी, 1942 और 43 ईस्वी में विश्वबंधु, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका संपादन किया। एक मासिक पत्रिका थी दीपक और एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में निकलती थी और मासिक मतलब महीने में निकलती थी। ये याद रखना है। कब? 1935 में। किसने? नागार्जुन ने निकाली थी। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर आगे बनेगा कि हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन के और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की थी। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन, नग्नगाच्छ, ये सारी रचनाएं उन्होंने की है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का नाम है और नागार्जुन के बारे में बता चुका हूँ। 30 जून 1911 को जन्म हुआ था मधुबनी, बिहार में। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। DSSB 2021, PGT 2016, उत्तराखंड PGT 2020। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी हैं, ठीक है, ना कि प्रयोगवादी। ये भी याद रखना है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वही पूछ लिया, तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन ने निम्न की रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? पत्रहीन, नग्नगाच्छ, ये नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो युग की गंगा जो है ये नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह में देख लेंगे नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोल अबोल और आत्मगंध। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन थे। ये याद रखना है, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। डेट याद रखना है 1935।
भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? मुल्कराज आनंद थे। ये आपसे नाम पूछा जाएगा आगे कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? तो मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर थे। दो लोग थे, मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर थे। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन अभी बताया हमने 1936। अच्छा, यहाँ पर लखनऊ में हुआ था, और जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था वो किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारत में वो 1936 में हुआ था। जो वर्ल्ड में अधिवेशन हुआ था वो 1935 में हुआ था, और पेरिस फ्रांस में हुआ था। और जिसके भारतीय प्रगति लेखक संघ के कौन थे? मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर थे। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि में वर्ग चेतना की प्रधानता है, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई थी। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रगतिशील काव्य सृष्टि क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्वात्मक, भौतिक, विकासात्मक तथा काव्यधारा का आधार क्या है? तो ये प्रगतिवाद है, इसको याद रखना है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ किस तरह की संस्था है? तो ये इंटरनेशनल संस्था है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ ये पूछा जा रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, और इस क्वेश्चन को टीजीटी थी 2005-9, पीजीटी 3-4 और केबीएस प्रवक्ता 2018 और उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कितनी बार रिपीट किया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? अच्छा, लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? जो मैंने अभी बताया, कब हुई थी? 1935 में। और भारत में कब हुई थी? 1936 में हुई थी। तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर से हुई थी, याद रखना है। प्रगतिशील के प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? तो किसका था? इन सभी का था। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अमान्य क्या हो जाएगा? रूपवाद को अमान्य माना जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था रखना ये प्रगतिवाद की नीति नहीं थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होकर अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, नई वीडियो में।